हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का क्विज आप लोगों के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आएगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे। 4 में से एक ऑप्शन सही है। आपको सोचना है कि उसमें कौन सा ऑप्शन सही है और मैं आपको समय दूंगा। उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा और आप अपने आंसर से इसको टैली करें और आपने कितना मार्क्स स्कोर किया इसे कमेंट बॉक्स में डालें। पिछले वीडियो में आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज। पहला ऑप्शन है CaOH2, CaCO3, CaO, CaHCO3 तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। मार्बल का केमिकल फार्मूला पूछा गया है तो आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड और चौथा जो है वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसमें आप सोचें कि इसमें सही जवाब क्या है। वीडियो को पॉज कर लें, आप अपने आंसर को सोचें और मेरे आंसर से टैली करें और मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। चलिए आप आंसर देखें। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं CaCO3 ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ अ राइट आंसर, यानी मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल फार्मूला होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने अपने बुक में पढ़ भी रखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। ऑक्साइड ऑफ सल्फर टर्न। ऑप्शंस हैं ब्लू लिटमस रेड, रेड लिटमस ब्लू, ब्लू लिटमस ग्रीन, रेड लिटमस येलो। ठीक है, चलिए आप लोगों ने अभी पढ़ रखा होगा एसिड और बेस लिटमस पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। यानी लिटमस जो है वो एक इंडिकेटर है और जिसके मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन का आंसर जब सोचेंगे तो सबसे पहले आप ये सोचो जो सल्फ़र है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, तो इसके बाद आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, अब मेरे आंसर से आप टैली करें। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ग्रीन हो चुका है, यानी कि ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, चलिए मैं इसमें एक बात आपको बता दूं, आप बात को सुन लें कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर कोई भी मेटल हो तो उसका जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, और कोई अगर नॉन मेटल हो तो उसका जो ऑक्साइड होगा वो नेचर में एसिडिक होता है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि सल्फ़र है क्या। तो ऑब्वियसली सल्फ़र एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है तो इसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होगा और एसिड का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो था फर्स्ट आंसर, यानी ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। जनरली reducing agents are
those substance or elements which डॉट 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 डॉट, यानी क्या करना है, इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट गेन इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड लॉस इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड एड्स ऑक्सीजन, फोर्थ रिमूव्स हाइड्रोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे पहले अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें अगर, तो बेसिकली जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बेसिकली रिडक्शन। और अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में बात करें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और अगर रिडक्शन की बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, अब आप आंसर सोचें। चलिए आप सोचे गए आंसर को मेरे आंसर से टैली करें, अपने मार्क्स को नोट करें। चलिए यहाँ पर आप देखें बच्चों, जो सेकंड ऑप्शन है लॉस इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। यानी आप ये ध्यान दें कि अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसलिए लूज इलेक्ट्रॉन इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, ऑप्शन 1 जिंक salt and water is produced, hydrogen gas and zinc sulfate is produced, no reaction takes place, none of them। ठीक है बच्चों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो और इसमें आप थोड़ा सा जिंक ग्रेन्यूल मिला देते हैं तो क्या होगा। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ये आपने पढ़ा होगा और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक हम लोग मिलाते हैं तो क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आपने आंसर ज़रूर सोच लिया होगा, तो अगर आपने आंसर सोच लिया है तो मेरे आंसर से उसको टैली करें और देखें कि आपने सही सोचा था या गलत। आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर हाइड्रोजन गैस एंड जिंक सल्फेट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये ग्रीन हो चुका है और यही इसका आंसर है। देखिए प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4, और उसमें अगर जिंक डालते हैं यानी Zn, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो ZnSO4, यानी जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो SO4 है, Zn उससे रिएक्शन करके ZnSO4 बना लेगा, और बाकी उसमें जो H2 है वो H2 यहाँ पर रिलीज कर देगा। ठीक है बच्चों, ये हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करे तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और अपना सॉल्ट बनाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। कोरोजन रिजल्ट्स इन डैश कोटिंग ऑन सिल्वर एंड डैश कोटिंग ऑन कॉपर, और आपके ऑप्शंस रहे ये ग्रीन ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ग्रीन। ओके प्यारे बच्चों, आपने कोरोजन सुना होगा। कोरोजन इज a kind of chemical reaction actually, and in which generally when a metal is exposed to air or moisture or with some other chemicals, then some unwanted substances are formed, and due to which the metal gets weakened। okay, for example rusting of iron, यानी अगर किसी भी मेटल को
हवा में या पानी में या किसी दूसरे सब्सटेंस के संपर्क में आने पर जो कुछ अवांछित पदार्थ का निर्माण हो जाता है और जिसके कारण मेटल कमज़ोर हो जाता है, तो इसे हम लोग कोरोजन कहते हैं। बेसिकली आप लोगों ने रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में सुना होगा, वो भी कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है कि अगर सिल्वर में कोरोजन होगा तो कौन सा कलर फॉर्म होगा, और अगर कॉपर पे कोरोजन होगा तो उस पे कौन सा कलर फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा। अगर आंसर सोच लिया है तो उसे नोट करें और इस मेरे आंसर से उसको टैली करें। चलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन था ब्लैक ग्रीन, ये ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब ये इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, यानी अगर सिल्वर पे कोरोजन होता है तो उस पर ब्लैक कलर फॉर्म होता है, और कॉपर पे अगर कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो पसीना में चूँकि सल्फ़र होता है, जिसके कारण जब वो उसे कोरोजन होता है उस पर, तो आप देखेंगे वो काला पड़ जाता है। ठीक उसी तरह से आप कॉपर के यूटेंसिल्स को छोड़ दें कुछ दिनों तक, तो आप देखेंगे उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक लेयर जमा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ जाएं कि जो कोरोजन है उसके कारण ये जो डिफरेंट कलर के जो परतें उनके ऊपर क्रिएट हो रही है, ये एक्चुअली में अनवांटेड सब्सटेंस है जो कोरोजन के कारण फॉर्म हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, डैश बर्न्स विथ ए पॉप साउंड, और आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन ऐसा है जो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। चलिए बहुत ही आसान है, आपने आंसर जरूर सोच लिया होगा। चलिए मेरे आंसर से इसको टैली करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन, हाइड्रोजन ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ हाइड्रोजन ही वो सब्सटेंस है जो जिसको अगर हम लोग बर्न करते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। कई सारे एक्सपेरिमेंट आपने अपने बुक्स में पढ़े होंगे जहाँ पे हाइड्रोजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जब जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जल पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर किसी कंपाउंड का नाम आपको दे दिया जाता है, उसके कलर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी कारण मैंने ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है ताकि इस क्विज को देखने से आपके मन में ये बात बैठ जाए और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आपके ऑप्शन है इस प्रकार से, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, वाइट। चलिए आंसर सोचें, नोट करें, पॉज कर ले वीडियो। ठीक है, आंसर टैली करें। आप यहाँ स्क्रीन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन ऑरेंज ग्रीन हो चुका है, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है वो ऑरेंज होता है। ठीक है, याद रखें बच्चों इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, इन डैश देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, और आपके ऑप्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिड्स और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। चलिए मैं आपको सबसे पहले इन चारों के डिफिनीशंस बता दूं ताकि आपको आंसर सोचने में आसानी हो। सबसे पहले अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अर्थात एक अधिक सक्रिय एलिमेंट के द्वारा कम सक्रिय एलिमेंट को उसके यौगिक यानी कंपाउंड से हटा दिया जाए यानी डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है।
ठीक है बच्चों। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस गेट्स स्प्लिटेड और ब्रोकन इनटू टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस आइदर बाय द एक्शन ऑफ हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी, देन बेसिकली इट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यानी कोई एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज़्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर दे। टूटने के लिए या तो उसमें हीट का इस्तेमाल हो या फिर लाइट का इस्तेमाल हो या इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल हो, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन टू और मोर सिंगल सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक यानी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड जुड़कर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। And neutralization reaction is basically known as when an acid and base reacts together to form salt and water. ओके बच्चों, आई थिंक इस एक्सप्लेनेशन से आपको आपका आंसर मिल गया होगा, लेकिन आपने आंसर पहले भी सोच लिया होगा जो मुझे पूरा यकीन था। तो चलिए आंसर आप मिला लें। आप देख रहे हैं कि जो चौथा ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये ग्रीन हो चुका है, यानी यही इसका सही जवाब था। और मैंने अभी डिफिनेशन में आपको बताया भी कि जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है और इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम क्विज खेलें और मार्क्स ऑब्टेन कर लें। इसका उद्देश्य ये भी है कि साथ में कुछ आप सीखते भी चलें जो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ए प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन इज शोन बाय डैश एरो। और ऑप्शन है आपके सामने साइडवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, नन ऑफ देम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। आंसर अब सोचें, पॉज कर लें वीडियो। चलिए अब आंसर को टैली करें अपने आंसर के साथ। जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसे टैली करें। आप यहाँ देखें जो डाउनवर्ड है वो ग्रीन हो गया है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका आंसर डाउनवर्ड है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें, आप जब भी केमिकल रिएक्शन आप देखेंगे तो अगर किसी सब्सटेंस के बगल में अगर डाउन एरो अगर आपको दिख रहा हो तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट यानी शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि डाउन एरो से हमेशा प्रेसिपिटेट को दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पे डाउन एरो यानी डाउनवर्ड एरो द करेक्ट आंसर था। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इसमें से कौन केमिकल चेंज नहीं है? और आपके ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बेकिंग अ केक, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आंसर सोचें, वीडियो पॉज कर लें। चलिए अगर आपने आंसर सोच लिया है, अब आंसर से आप इसको टैली करें और देखिए कि आपका आंसर सही या गलत है। आपने कितना स्कोर किया है यहाँ पे। चलिए आप यहाँ देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये ग्रीन हो चुका है। इट मीन्स दैट यानी यहाँ पर जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में आपको एक बात समझा दूँ कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में बेसिक अंतर होता क्या है। जनरली आप देखेंगे जो केमिकल चेंज है उसमें आफ्टर केमिकल रिएक्शन कोई ना कोई नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं एंड जनरली बाय द हेल्प ऑफ सिंपल और फिजिकल मेथड इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग द प्रोडक्ट इन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओके, बट अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है या कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहाँ पे कोई सब्सटेंस फॉर्मेशन होने के बाद उसको आसानी से उसके पुराने रूप में कन्वर्ट किया जा सकता हो तो वो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ देखें बेकिंग ए केक, रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ वुड, इन तीनों में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट को आप फिर से आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ये सारे के सारे केमिकल
चेंज हैं, लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल था, ठीक है। इसलिए इसमें से मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक केमिकल चेंज नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। कंप्लीट द इक्वेशन MnO2 प्लस 4HCl एरो डैश। ऑप्शन है आपके सामने 2MnCl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, MnCl2 प्लस यहाँ H2 होना चाहिए था, H2 प्लस O2। ठीक है बच्चों, अगर मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, रिएक्शन को पूरा करना है। वीडियो पॉज कर ले, सोच ले आंसर, और फिर उसके बाद मेरे आंसर से इसको आप टैली करके देखें कि आपने सही सोचा था या फिर गलत सोचा था। चलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ग्रीन हो चुका है, यानी अगर मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगा वो इस तरह से होगा कि MnO2 प्लस 4HCl एरो 2MnCl2 प्लस H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और आपके ऑप्शन है ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, येलो। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है। चलिए अब अपना आंसर सोचें, वीडियो पॉज कर लें और फिर चलिए आप आंसर देखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेकंड ऑप्शन है ब्राउन, वो ग्रीन हो चुका है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है बच्चों वो ब्राउन होता है। ठीक है, आप इसे याद रखें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। CuSO4 प्लस Zn एरो Cu प्लस ZnSO4, यानी कॉपर सल्फेट को जब जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर प्लस जिंक सल्फेट बनता है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपके ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही फेमस इक्वेशन है बच्चों, आपने अगर पढ़ा होगा तो सब ने ये आंसर सोच लिया होगा, आई बेट। ऐसे क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, मेरे आंसर से आप इसको टैली करें। चलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि जो लास्ट ऑप्शन था डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पर ग्रीन हो चुका है। बिल्कुल सही जवाब है ये बच्चों। यहाँ आप देखें कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसके जगह खुद आकर जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 बना लेता है, और ये कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। एक एक्सपेरिमेंट है, बोर्ड में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल एक अगर आप नेल लेते हो, कांटे लेते हो, उसको कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं, तो कुछ देर के बाद होता है क्या कि कॉपर सल्फेट का जो कलर था, जो ब्लू था, वो ग्रीन हो जाता है, और जो नेल आपने डाला है उसका कलर भी लगभग ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जवाब ये था बच्चों कि जैसे ही हम लोग नेल को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, जो नेल है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है और वो आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, इसलिए उसका कलर चेंज कर जाता है, और वो जो कॉपर डिस्प्लेस होता है वो नेल के ऊपर डिपॉजिट कर जाता है, तो कॉपर का कलर ब्राउन होता है, इसलिए नेल ब्राउन दिखने लगता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन का आंसर आपको एक यहाँ पर मिल गया प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। क्विक लाइम शुड नॉट बी टच्ड विथ हैंड, व्हाई। क्विक लाइम को हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्यों। ऑप्शन है इवोपरेट्स, इट इज hygroscopic in nature, causes burns, टर्न्स मिल्की। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर सोचें।
पॉज कर ले वीडियो। चलिए आंसर टैली करें। बहुत ही आसान आंसर है, काउचेस बर्न्स। क्विक लाइम को अगर आप हाथ से छूते हैं तो ये आपके हाथ को जला देगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यहाँ पर जब लाइम को वाटर में मिक्स करते हैं तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ये थर्ड ऑप्शन था, यानी काउचेस बर्न्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और आपके ऑप्शंस हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्विक लाइम को अगर वाटर से मिलाते हैं तो यहाँ पर ये किस चीज़ का उदाहरण है। चार ऑप्शन है आपके सामने, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, नन ऑफ दीज। चलिए अब अपना आंसर सोच लीजिए, आंसर मिला ले। चलिए आप यहाँ देख रहे होंगे जो सेकंड ऑप्शन है एक्सोथर्मिक, ये यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता दूं, आप यहाँ ध्यान दें, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझे कि यहाँ पे जो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जहाँ पे हीट रिलीज होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का तो यहाँ कोई काम ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब भी लाइम, क्विक लाइम को वाटर में मिलाएंगे तो हिसिंग साउंड के साथ बहुत सारा हीट जनरेट करता है ये, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस आपके रहे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाटर का बनना किस चीज़ का उदाहरण है, आपसे ये पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है। चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, आंसर टैली करें, देखिए आपने सही सोचा ही या गलत। फर्स्ट ऑप्शन जो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये ग्रीन हो चुका है, यानी वाटर का बनना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी समझाया था कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिलते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर देखें, वाटर फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम जब कंबाइंड होते हैं केमिकली तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द मेटल इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इसमें से कौन सा मेटल है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑप्शन रही पीबी, एचजी, पीटी, एजी। यानी यहाँ पे 4 एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है पीबी यानी लेड, एचजी यानी मरकरी, पीटी यानी प्लैटिनम, एजी यानी सिल्वर। चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, आप आंसर टैली करें। आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। बाकी के जो 3 यहाँ पर दिखाए गए हैं, मरकरी, प्लैटिनम और एजी, ये रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे रखे गए हैं, यानी ये कॉपर से लेस रिएक्टिव होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, कलर ऑफ बेरियम क्लोराइड इज, फर्स्ट ऑप्शन ब्लू, सेकंड वाइट, थर्ड लाइट ग्रीन, फोर्थ कलरलेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड का कलर क्या होता है आपको बताना है। चलिए वीडियो पॉज करके आप सोच रहे हैं आंसर। चलिए आप आंसर टैली करें, स्कोर को नोट करें अपना, देखें कि आपने कितना स्कोर किया है। आप यहाँ देखें बच्चों, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, यानी बेरियम क्लोराइड कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा,
ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ पर जमा होते हैं या डिपॉजिट होते हैं, जो भी कह लें, या उत्पन्न होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन था ऑन द सरफेस ऑफ टैंक। सेकेंड ऑप्शन एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ ऑप्शन कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, यानी जब हम यहाँ पर वाटर में करंट फ्लो करते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करने लगता है, तो वो दोनों गैस कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है, आंसर सोच लें वीडियो पॉज करके। चलिए, अगर आपने आंसर सोच लिया होगा तो आंसर को टैली करें। आप देख रहे हैं जो फोर्थ ऑप्शन है कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली ग्रीन हो चुका है, ये इसका करेक्ट आंसर है। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं बच्चों, आप ध्यान देंगे, अगर वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो H+ और O- आयंस बनते हैं, तो हाइड्रोजन चूँकि पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कैथोड पर जाके लिबरेट करेगा, और ऑक्सीजन नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, इसलिए ये ऑब्वियसली एनोड पे जाके लिबरेट करेगा। ठीक है, यानी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर मूव करता है और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की ओर मूव करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस तरह से आज का ये शो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और जल्द ही मैं ऐसे कई सारे वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा जो आपके प्रिपरेशन में, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, लेकिन जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करें, ताकि बच्चे जो है वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ, इंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। ओके, चलिए आज इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।